हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते ही हैं, हम आपके लिए क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को हम आपको बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको बिजनेस के बारे में बड़ा डिटेल में समझाया कि बिजनेस क्या है, उसके फीचर्स क्या है। सेकंड लेक्चर के अंदर बच्चों हमने आपको बताया इंडस्ट्री क्या है। तो बिजनेस को जैसे कि आप देख सकते हैं हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो स्टूडेंट, फर्स्ट लेक्चर के अंदर बिजनेस के बारे में आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। सेकंड लेक्चर के अंदर आपको इंडस्ट्री के बारे में बड़े अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन वीडियोस को देखें ताकि आज वाला टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आए। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स के बारे में। तो स्टूडेंट, चलो देखते हैं कॉमर्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कॉमर्स का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री के अंदर हमने करा कि गुड्स और सर्विसेज को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर करा जाता है। अब जब गुड्स और सर्विसेज बन जाएंगी तो उसके बाद हमें उन गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है। तो उन गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए जो भी एक्टिविटीज करी जाएंगी, दीज आर द पार्ट्स ऑफ कॉमर्स। तो मैं कह सकता हूं कॉमर्स का मतलब है एक्टिविटीज that facilitate exchange of goods and services। तो गुड्स और सर्विसेज को हमने एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज का मतलब मैन्युफैक्चरर से वो गुड्स और सर्विसेज को लेना है और कस्टमर तक पहुंचाना है। तो जो भी एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व हैं उसको हम कॉमर्स कह देते हैं। कॉमर्स को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है ट्रेड और एक है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो स्टूडेंट्स, पहले हम ट्रेड का मतलब करेंगे, उसके बाद हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब करेंगे। तो अब हम देखते हैं ट्रेड का मतलब क्या है। ट्रेड सिंपली मींस बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, एक मैन्युफैक्चरर है और एक कंज्यूमर है। अब मैन्युफैक्चरर ने कंज्यूमर को अपने गुड्स को सेल करना है, तो बीच में हमें कोई मिडलमैन चाहिए जो कि हमसे मैन्युफैक्चरर से गुड्स को ले और कंज्यूमर तक उन गुड्स को पहुंचा दे। तो बीच में जो पार्टी इन दोनों को कनेक्ट कर रही है उसको हम बोल देते हैं ट्रेडर। तो ट्रेडिंग बेसिकली मींस परचेजिंग गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सप्लाइंग इट टू द कस्टमर। तो जो भी लोग मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने में हेल्प कर रहे हैं उनको हम ट्रेडर बोलते हैं। तो ट्रेडिंग बेसिकली मींस बाइंग गुड्स एंड देन सेलिंग गुड्स, मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द फाइनल कंज्यूमर्स। तो स्टूडेंट्स, अब ट्रेड के भी कुछ टाइप्स हैं। एक ट्रेड होता है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को हम होम ट्रेड भी बोल देते हैं, उसको हम डोमेस्टिक ट्रेड भी बोल देते हैं। तो जब ट्रेड कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर अंदर करा जाए, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, हम कह सकते हैं विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। एक ही कंट्री के अंदर अगर ट्रेड करा जाए, सपोज हमने महाराष्ट्र से गुड्स को परचेज करा और हमने हरियाणा में गुड्स को बेच दिया, तो वहां पर जो परचेजिंग हो रही है और सेलिंग हो रही है वो एक ही कंट्री के अंदर हो रही है। दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड, जिसको कि आप इंटरनेशनल ट्रेड भी बोल सकते हैं, जिसको कि आप फॉरेन ट्रेड भी बोल सकते हैं। तो जब एक कंट्री से गुड्स को परचेज करा जाए और किसी दूसरी कंट्री में गुड्स को सेल करा जाए, उसको आप फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड बोल सकते हैं। सपोज हमने इंडिया से गुड्स को परचेज करा और अमेरिका में जाके गुड्स को सेल कर दिया, तो वहां पर 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, तो उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। अब स्टूडेंट्स, इंटरनल ट्रेड के अंदर भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है होलसेल ट्रेड, एक होता है रिटेल ट्रेड।
अब होलसेल ट्रेड में क्या होता है, जब मैन्युफैक्चरर से गुड्स को बड़ी ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में परचेज किया जाता है बट अल्टीमेट कंज्यूमर्स को नहीं सेल करा जाता, छोटे छोटे रिटेलर्स को सेल कर दिया जाता है जो कि फर्दर आपको आगे गुड्स को सप्लाई करेंगे, उसको होलसेल ट्रेड बोल दिया जाता है। आप अपने शहरों में देख सकते हैं कोई डीलर होता है, सपोज आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज हल्दीराम के चिप्स का आप एग्जांपल लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा होलसेलर होगा जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज करेगा। अब वो होलसेलर डायरेक्टली कंज्यूमर्स के साथ डील नहीं करेगा, वो हर एक एरिया में जो छोटे छोटे रिटेलर्स बैठे हैं उनको कम क्वांटिटी में गुड्स को सप्लाई करेगा। तो होलसेल ट्रेड मींस वी आर बाइंग डायरेक्टली इन वेरी लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेलिंग इट टू द रिटेलर्स। अब फिर रिटेल ट्रेड में क्या होगा, तो रिटेलर का काम है गुड्स को कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटीज में परचेज करना और उसको अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचा देना। अब रिटेलर भी बच्चे गुड्स जनरली जो परचेज करेगा वो होलसेलर से परचेज करेगा, बट बड़े बड़े रिटेलर्स कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से भी परचेज कर लें, जैसे बिग बाजार है, ऐसे बड़े बड़े जो रिटेलर्स हैं दे कैन बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर आल्सो। तो होलसेल में हम गुड्स परचेज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर से और रिटेलर्स को सेल कर रहे हैं, रिटेलर गुड्स परचेज कर रहे हैं जनरली फ्रॉम द होलसेलर्स और वो अल्टीमेट कंज्यूमर्स को गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिटेल ट्रेड। देन एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर तीन टाइप के ट्रेड्स आएंगे। एक आएगा इंपोर्ट। इंपोर्ट ट्रेड का मतलब है बाइंग फ्रॉम सम अदर कंट्री। सपोज हम इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, हम बाहर से किसी कंट्री से गुड्स को खरीदते हैं और अपनी कंट्री में बेच देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। देन एक आएगा एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट का मतलब है सपोज हम इंडिया में हैं और हम इंडिया से गुड्स को खरीदते हैं और बाहर की किसी कंट्री को बेच देते हैं, तो सेलिंग टू सम अदर कंट्री, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। और एक ट्रेड आएगा एंट्रीपोर्ट ट्रेड। एंट्रीपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है इंपोर्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्टिंग। आप किसी दूसरी कंट्री से गुड्स खरीद रहे हैं और फिर आप किसी और कंट्री को वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। सपोज हम गुड्स नेपाल से इंपोर्ट करते हैं और यूएसए के अंदर एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एंट्रीपोर्ट ट्रेड। तो स्टूडेंट ये तो है ट्रेड के बारे में। अब हम देखते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब क्या होता है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बेसिकली मीन्स सम सर्विसेज दैट हेल्प इन ट्रेड। जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें काफी सारी सर्विसेज की जरूरत है जिससे कि गुड्स को मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके। ट्रेडर को काफी सारी फैसिलिटीज चाहिए, उन फैसिलिटीज को हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोल देते हैं। अब उस फैसिलिटी में सबसे पहली फैसिलिटी क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट बेसिकली मींस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स और सर्विसेज को लेके जाना। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि गुड्स और सर्विसेज बन कहीं और रहे हैं और वो सेल कहीं और हो रहे हैं, तो हमें एक ऐसी फैसिलिटी चाहिए जिससे कि उन गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया जाए। और वो फैसिलिटी हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन। रोड ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है, कोस्टल शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन है, जिसके थ्रू आप रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लेके जा सकते हैं, फिर फिनिश प्रोडक्ट को फैक्ट्री से लेके मार्केट प्लेस तक लेके जा सकते हैं। तो ट्रेडर को ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए जिससे कि प्लेस की जो प्रॉब्लम आ रही है, एक हम बोल देते हैं हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, प्लेस की एक प्रॉब्लम आ रही है, उस प्लेस की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। उसके अलावा कम्युनिकेशन की भी हमें फैसिलिटी चाहिए। कम्युनिकेशन में टेलीफोन की फैसिलिटी आ जाएगी, पोस्टल सर्विसेज आ जाएंगी। अब ट्रेडिंग करने के लिए हमें बातचीत भी करनी है, हमें ट्रेडर को मैन्युफैक्चरर के साथ ही बात करनी है, आगे कस्टमर के साथ भी बातचीत करनी है, तो उसके लिए उसको कुछ फैसिलिटीज चाहिए जिससे कि उनसे बात कर सके। तो वो फैसिलिटीज हमें कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, टेलीफोन के थ्रू वो फैसिलिटी हमें मिल रही है, पोस्टल सर्विसेज के थ्रू हमें वो फैसिलिटी मिल रही है। तो सबसे पहली जो सर्विस हमें चाहिए वो एक ऐसी सर्विस चाहिए कि गुड्स और सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकें और हम मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकें। तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। देन हमें चाहिए बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बेसिकली बिजनेस को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेस के पास कभी तो शॉर्टेज में फंड्स हैं, कभी सरप्लस में है। तो जब शॉर्टेज में बिजनेस को पैसे की जरूरत है तो एक ऐसी फैसिलिटी चाहिए जहां से हम कभी भी पैसा ले सकें। तो बैंक्स जो हैं वो हमारी जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है
उसको सॉर्ट आउट करते हैं। जब भी आपको कभी फाइनेंस की नीड है, आप बैंक से पैसा ले सकते हैं। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, आप बैंक में वो पैसा डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो बैंक जनरली आपको लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रहे हैं, उसके अलावा बैंक आपको कैश क्रेडिट की फैसिलिटी दे रहे हैं, जिसके थ्रू आपको जब भी पैसे की नीड है आप बैंक से पैसा ले सकते हैं। तो दूसरी सर्विसेज ट्रेडर्स को चाहिए, वो चाहिए फाइनेंस की, कि जब भी हमें पैसे की जरूरत हो हमें वो पैसा मिल जाए। और वो पैसा हमें कौन अवेलेबल कराएगा? वो पैसा हमें बैंक से अवेलेबल कराएंगे। देन इंश्योरेंस, बिजनेस के अंदर बहुत रिस्क है, प्रॉपर्टी को भी नुकसान हो सकता है, ह्यूमन बींग्स जो हमारे यहां वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको भी कुछ हो सकता है, जिससे कि बिजनेस को बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो हमें एक ऐसी फैसिलिटी चाहिए जो कि हमें इस रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे। तो ये जो रिस्क है इसके अगेंस्ट जो हमें प्रोटेक्शन मिल रही है वो हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती हैं, वो हमसे एक थोड़ा सा प्रीमियम लेती हैं और उसके बदले हमारे रिस्क को कवर कर देती हैं। हम थोड़ा सा प्रीमियम देंगे और उसके बाद अगर हमें नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी टोटल अमाउंट हमें पे कर देगी। तो यह भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, जिससे कि बिजनेसमैन जो है वो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के काम कर सके। देन हमें वेयर हाउसिंग को हम स्टोरेज भी बोल देते हैं। तो गुड्स जो बन रहे हैं वो किसी और टाइम पर बन रहे हैं, जो बिक रहे हैं वो किसी और टाइम पर बिक रहे हैं। सपोज गुड्स जो बने वो बने जुलाई में और जो सेल हो रहे हैं वो हो रहे हैं सपोज दिसंबर में। तो टाइम गैप है गुड्स के बनने में और उनके बिकने में। तो हमें एक ऐसी फैसिलिटी चाहिए जिससे कि हम गुड्स को जब तक के लिए स्टोर करके रख सकें कि गुड्स खराब ना हो। तो वो फैसिलिटी हमें वेयर हाउसिंग के थ्रू मिलती है। बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं जहां पर कि ट्रेडर अपने गुड्स को स्टोर कर सकता है और जब उसको उन गुड्स की जरूरत होगी वो वेयर हाउसेज से गुड्स को निकाल सकता है। और एक लास्ट फैसिलिटी है बच्चे, एडवर्टाइजिंग। आप सभी को एडवर्टाइजिंग के बारे में तो पता ही होगा। आज के टाइम पर कस्टमर को हमें अवेयर करना है, कस्टमर को हमने परसुएड करना है कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर ले। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम कस्टमर को परसुएड करेंगे, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्म करेंगे और उसको परसुएड करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे। एक पब्लिक रिलेशंस भी होता है। दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? एडवर्टीजमेंट में आपको पैसा खर्च करना पड़ता है और ये नॉन पेड होता है। आप देखते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में हमारे कंपनी के बारे में फेवरेबल न्यूज आ रही है, मीडिया हमें कवरेज दे रहा है, तो वो पब्लिक रिलेशंस है। आजकल ऑर्गेनाइजेशंस अपने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट्स बनाती हैं जो कि मीडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बनाते हैं, जिससे कि न्यूज में हमें अच्छी कवरेज मिल सके। दोनों में डिफरेंस ये है कि एडवर्टीजमेंट्स के अंदर हमें पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, उसके बाद हमारा मैसेज स्प्रेड होगा, जबकि पब्लिक रिलेशंस के अंदर मीडिया वाले आते हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ न्यूज में कवर करते हैं, जिससे कि हमें पब्लिसिटी मिल जाती है। तो ये सारी फैसिलिटी हमें चाहिए जिससे कि हम बिजनेस को बड़े अच्छे ढंग से कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने इस टॉपिक को जनरल डिस्कशन करा। अब देखते हैं एनसीईआरटी के अंदर इसके बारे में क्या गिवन है। तो स्टूडेंट्स, कॉमर्स का मतलब मैंने आपको बताया, कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज which are necessary for facilitating the exchange of goods and services। तो आपको गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करवाना है, उसके लिए जो भी आपको सर्विसेज चाहिए, जो भी एक्टिविटीज चाहिए, वो सारी कॉमर्स में आ जाती हैं। तो कॉमर्स को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। देन स्टूडेंट्स, अभी हमने ट्रेड के बारे में डिस्कस करा। ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड। गुड्स को खरीदना और उसको बेच देना। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स और यूजर्स। तो मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाए और हमने उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना है, उसके लिए ट्रेडर्स जो हैं वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। अब ट्रेड में भी इंटरनल ट्रेड आ गया और एक्सटर्नल ट्रेड आ गया। स्टूडेंट्स, तो अभी हमने डिस्कस करा इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड या होम ट्रेड। इट इज कंसर्न विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। हम अपने ही कंट्री के अंदर एक स्टेट से या एक जगह से गुड्स खरीदते हैं और दूसरी जगह पर उसको बेच देते हैं। इसमें होलसेल ट्रेड भी आएगा और इसमें रिटेल ट्रेड भी आएगा। होलसेल ट्रेड के बारे में मैंने आपको बताया, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी
फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड सोल्ड इन रिलेटिवली स्मॉलर क्वांटिटीज टू द रिटेलर। हमने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से खरीद लिया और रिटेलर को बेच दिया, उसको हम होलसेल ट्रेड बोलते हैं। हमने फाइनल कंज्यूमर्स को गुड्स नहीं सेल करे। बट रिटेल ट्रेड व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड इन कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटीज फॉर फाइनल कंजप्शन, मतलब हमने फाइनल कंज्यूमर्स को बेच दिया, कंपैरेटिवली कम क्वांटिटी में खरीदा और अल्टीमेट कंज्यूमर्स को बेच दिया जिससे कि वो गुड्स को कंज्यूम कर लें। दैट इज कॉल्ड रिटेल ट्रेड। आपके घर के आसपास जो राशन की शॉप है जहां से आप गुड्स खरीद के लेके आते हैं वो रिटेल का काम करता है। देन हमने एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में करा। एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड, इट कंसिस्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्संस और ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग इन 2 और मोर कंट्रीज। मैंने आपको बताया 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में परचेज और सेल हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। उसमें इंपोर्ट ट्रेड आ जाएगा, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, हम दूसरी कंट्री से गुड्स को खरीद रहे हैं। देन एक्सपोर्ट ट्रेड, सेल ऑफ गुड्स टू अदर कंट्री, हम दूसरी कंट्री को गुड्स बेच रहे हैं। और एंट्रीपोर्ट ट्रेड व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, हमने किसी दूसरी कंट्री से गुड्स को परचेज करा ताकि किसी और कंट्री को हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें, उसको हम एंट्रीपोर्ट ट्रेड बोल देते हैं। देन स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मैंने आपको बताया एक्टिविटीज विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग ट्रेड। अब हम ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेडिंग करने के लिए हमें बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत है, बहुत सारी फैसिलिटीज की जरूरत है, उन फैसिलिटीज को हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड फिनिश गुड्स फ्रॉम फैक्ट्रीज टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। रॉ मटेरियल को पहले फैक्ट्री तक लेके आना, फिर फिनिश प्रोडक्ट को फैक्ट्री से मार्केट प्लेस तक लेके जाना, वो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से पॉसिबल है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली टेक प्लेस इन पर्टिकुलर लोकेशंस। आपको पता है गुड्स सभी जगह नहीं बनते, पर्टिकुलर लोकेशंस में बनते हैं। जैसे टी बनती है असम में, कॉटन गुजरात में, महाराष्ट्र में, बट ये जो गुड्स हैं वो कंजप्शन के लिए पूरी कंट्री में चाहिए। द ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपोर्ट थ्रू रेल, रोड और कोस्टल शिपिंग। तो जो प्लेस की प्रॉब्लम आ रही है वो प्लेस की प्रॉब्लम को कौन सॉर्ट आउट कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन। Along with transport facility, there is also a need for communication facilities so that producers, traders and consumers may exchange information with one another. मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ हमें कम्युनिकेशन की भी फैसिलिटी चाहिए जिससे कि प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, बीच में मिडलमैन हैं, वो एक दूसरे से बातचीत कर सकें। सर दस पोस्टल सर्विसेज एंड टेलीफोन फैसिलिटीज में आल्सो बी रिगार्डेड एज ऑक्सिलरीज टू बिजनेस। तो उसमें जो पोस्टल सर्विसेज हैं और जो टेलीफोन फैसिलिटीज हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि हम आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें। देन बैंकिंग एंड फाइनेंस, मैंने आपको बताया बिजनेस में पैसों की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, कभी है कभी नहीं है। तो जब नहीं है तो उस टाइम पैसे कहां से मिलें? वो मिलेंगे बैंकिंग से। तो बिजनेस नीड्स फंड्स फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, हमें एसेट्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए, हमें रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, हमें और खर्चे करने के लिए पैसा चाहिए। नेसेसरी फंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बिजनेसमैन फ्रॉम अ बैंक। तो बिजनेसमैन वो पैसा कहां से ले सकता है? बैंक से ले सकता है। तो बैंकिंग हेल्प्स बिजनेस एक्टिविटीज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। तो प्रॉब्लम ऑफ जो फाइनेंस थी वो किसने सॉर्ट आउट कर दी? बैंक्स ने सॉर्ट आउट कर दी। कमर्शियल बैंक्स जनरली हमें जो पैसा प्रोवाइड करते हैं, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज दे रहे हैं, कैश क्रेडिट की फैसिलिटीज दे रहे हैं, लोन्स एंड एडवांसेस दे रहे हैं, जिससे कि जब हमें पैसा चाहिए हम बैंक से पैसा ले सकें। थर्ड नंबर पे इंश्योरेंस, ये आज के टाइम पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिजनेस में बड़े सारे रिस्क हैं, बिजनेसमैन हमेशा ही टेंशन में है, तो इतनी टेंशन लेकर तो बिजनेस कैसे करें? तो उसके लिए इंश्योरेंस हमारी कंपनीज जो है वो हमारी हेल्प कर रही हैं। बिजनेस इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क, फैक्ट्री बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, उनको प्रोटेक्शन चाहिए फायर से, थेफ्ट से और रिस्क से। एम्प्लॉइज को भी प्रोटेक्ट करना है, उनका एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन ऑल सच केसेस। तो इंश्योरेंस कंपनीज हमें प्रोटेक्शन दे रही हैं। On payment of a nominal premium, the amount of loss or damage and compensation for injury can be recovered from the insurance company. आप थोड़ा सा इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दो, इंश्योरेंस कंपनी अगर एक्चुअल में लॉस हुआ तो वो लॉस आपका पूरा कर देगी, जिससे कि आपको उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देन फोर्थ नंबर पे वेयर हाउसिंग, जिसको कि हम स्टोरेज भी बोल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया गुड्स आर नॉट सोल्ड और कंज्यूम्ड इमीडिएटली। जैसे ही आप गुड्स को बनाएंगे वैसे ही गुड्स नहीं बिकेंगे। दे आर हेल्ड इन स्टॉक टू मेक देम अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो उनको स्टोर करके रखने की जरूरत है। स्पेशल अरेंजमेंट्स मस्ट बी मेड फॉर द स्टोरेज ऑफ गुड्स टू प्रिवेंट लॉस और डैमेज। और इस तरीके से स्टोर करना है कि वो खराब ना हो जाएं।
तो वेयर हाउसिंग हेल्प बिजनेस फर्म्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज एंड फैसिलिटेट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन नीडेड। तो वेयर हाउसिंग की हेल्प से स्टोरेज की प्रॉब्लम खत्म हो रही है, आप सेफली अपने गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं और जब उनकी जरूरत होगी वेयर हाउसेज में से निकाल सकते हैं। प्राइसेस आर देयरफॉर मेंटेन्ड एट अ रीजनेबल लेवल थ्रू कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। अब यहां पर जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो आप वेयर हाउसेज से गुड्स को निकाल सकते हैं जिससे कि प्राइसेस बने रहें। जब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो आप उस सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं वेयर हाउसेज में गुड्स को रख के, जिससे कि प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर ना जाएं। तो आप प्राइसेस को मेंटेन कर सकते हैं वेयर हाउसेज की हेल्प से। तो लास्ट एक फैसिलिटी जो हमें चाहिए ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में वो है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रमोटिंग द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आज के टाइम पर बहुत जरूरी हो गया। बिना एडवर्टीजमेंट्स के कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं चलेगा, तो हमें एडवर्टीजमेंट चाहिए जिससे कि हम कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बता सकें। For promoting sales, information is made available through advertisements and publicity tools about the features, price, etc. to the potential customers. तो हम सेल्स को प्रमोट करने के लिए एडवर्टीजमेंट्स को यूज करते हैं, पब्लिसिटी या पब्लिक रिलेशन टूल्स को यूज करते हैं जिससे कि कस्टमर्स को हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, प्राइस के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में। द पॉपुलर पीआर टूल्स इज, आज के टाइम पर अगर आप देखते हो जो पब्लिक रिलेशन के टूल्स हैं, प्रेस रिलीज इन मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड सोशल मीडिया। आज के टाइम पर कंपनीज प्रिंट मीडिया में और सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं जिससे कि कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में फेवरेबल न्यूज मिलती रहे। एडवर्टीजमेंट्स आर ऑलवेज अ पेड एक्टिविटी। कोई पूछ सकता है, बच्चे एक नंबर में पूछ लें, तो एडवर्टीजमेंट एक पेड एक्टिविटी है, जो पैसा खर्च करने पे आप एडवर्टीजमेंट्स कर पाओगे, जबकि पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज जो है वो अनपेड है, आपको पैसा नहीं खर्च करना, न्यूज वाले आके आपके प्रोडक्ट के बारे में अपने आप कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सब कुछ हमारे कॉमर्स के अंदर आता है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप इस टॉपिक को बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि इसके नोट्स अगर आप साथ के साथ बना सकें तो नोट्स बना लीजिए। ये पीडीएफ हमने स्पेशली इसलिए बनाई है जिससे कि आपको लर्न करने के अंदर किसी भी टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू।